हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका 2 फरवरी सन 2025 को एग्ज़ाम है अपर पीसीएस का। कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि उत्तराखंड से रिलेटेड, यानी कि आपका जो 5वां पेपर है और जो आपका 6ठा पेपर है उत्तराखंड का जीएस का, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए ताकि थोड़ा सा आसानी हो पेपर में। आज हम जितने भी टॉपिक्स की बात करेंगे वो लगभग लगभग आपका उत्तराखंड का 80% तक मेंस आपका कवर करते हैं, यानी कि इन टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे, जो मैं बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लोगे तो आप 80% पेपर जो है सॉल्व कर लोगे। ठीक है। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, काफ़ी टाइम लगा, तभी वीडियो थोड़ा लेट भी हो गया, अदरवाइज तो आपको पहले मिल जाता। तो काफ़ी समय लगा इस वीडियो को बनाने में। तो जो भी बातें कही गई हैं बहुत गहनता के साथ, बहुत गूढ़ता के साथ, बहुत एनालिसिस, बहुत रिसर्च करने के बाद आपसे कही जा रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस बार 2 नए पेपर जो हैं उत्तराखंड पीसीएस ने इंट्रोड्यूस किए हैं, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6। 5 और 6 जो हैं ये अपने आप में आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि कितना डीप पूछने वाला है। क्योंकि आपका मान लीजिए एक पेपर 200 नंबर का है, अब 200 नंबर में इसने हिस्ट्री ही पूछनी है, करंट अफेयर पूछना है, पॉलिटी पूछनी है 5वें पेपर में। अब ये कितना हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, कितने पॉलिटी से पूछेगा, कितने करंट अफेयर से पूछेगा, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि 200 में से ये अधिकतर क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछ ले, अधिकतर क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछ ले, कुछ क्वेश्चन जो है ये करंट से पूछ ले, तो हमें वो पता नहीं कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो सभी के लिए नया है, तो हम लोग के लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, और जो पेपर बना रहा है उसके लिए भी नया है। ठीक, मजे की बात यह है कि उसके लिए भी नया है, तो वो भी समझने में थोड़ा उसको मुश्किल होगी कि वो कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन दे, कहाँ से कितने क्वेश्चन दे, कितने डीप क्वेश्चन दे, किसको पूछे किसको ना पूछे, कहाँ तक पूछे। वो सारी चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एग्जामिनर क्या सोचता है, कैसे वो पेपर बनाता है और कहाँ से आपके पेपर बन सकते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है। तो देखिए, कुल मिलाकर पेपर 5 में आपके 6 टॉपिक हैं। ठीक है। पहला है प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारत ना के किसको कहेंगे, प्राचीन उत्तराखंड जो है पहला टॉपिक है आपका, प्राचीन उत्तराखंड, एनिशिएंट हिस्ट्री उत्तराखंड की। दूसरा आपका टॉपिक है ब्रिटिश, यानी कि इसने एनिशिएंट हिस्ट्री में तो गोरखा वोरखा सब एनिशिएंट हिस्ट्री में डाल दिए, सब प्राचीन भारत वाले पोर्शन में डाल दिए, प्राचीन उत्तराखंड वाले पोर्शन में डाल दिए। ब्रिटिश को इसने अलग एक टॉपिक रखा है, ब्रिटिश को अलग रखा है, यानी कि ब्रिटिश को इसने क्या दी है, इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है। अगला मूवमेंट्स दिए हैं कि आपके कुछ आंदोलन यहाँ से पूछे जाएंगे उत्तराखंड के, पिछली बार कुछ पूछे गए थे, इस बार भी कुछ पूछे जाने की उम्मीद है। कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। समाज और संस्कृति, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसको देख कर जाइएगा कि उत्तराखंड की सोसाइटी कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है। फिर कल्चर को भी बहुत सब कैटेगरी में डिवाइड किया है उसने, और काफ़ी लंबा सिलेबस हो जाता है। अगला आएगा आपका पॉलिटी। पॉलिटी में इसने बहुत सारे टॉपिक दिए हैं उत्तराखंड के, और पॉलिटी में कैसे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि आज तक आप रिकॉर्ड देखोगे पॉलिटी में बहुत बड़े क्वेश्चन और बहुत ऐसे डीप एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन उत्तराखंड में नहीं पूछे गए। बहुत सिंपल सिंपल पॉलिटी के कोई एक आध दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, और पॉलिटी कम हिस्ट्री को साथ में कंबाइंड करके एक आध दो क्वेश्चन वो देता था। बाकी पॉलिटी से अलग से क्वेश्चन बहुत कम बनते थे उत्तराखंड में, बट इस बार आपको देखने को मिलेंगे। अगला आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कहाँ से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर को ही डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि भाई ये कहाँ से आएगा और क्या क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल गेम्स 2025। नेशनल गेम्स 2024 है, वैसे 2025 में हो रहे हैं। तो नेशनल गेम 2024 जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट टॉपिक है। क्यों हॉट टॉपिक है? पहला, ये उत्तराखंड में हो रहे हैं। दूसरा, इस बार उत्तराखंड ने पिछले साल अपने खेल नीति लेकर उत्तराखंड आया था। तीसरा जो है, उत्तराखंड जो है स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है, इसके लिए खासकर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है उसको बढ़ावा देना चाहता है। चौथा जो है, ये टॉपिक पिछले 1 डेढ़ साल से कई बार न्यूज़पेपर्स में आया है, तो इसकी वजह से दिमाग में बैठा रहता है कहीं ना कहीं। जो एग्जाम पेपर बनाने जाता है तो उसके दिमाग में बात बैठे रहती है कि इतना, क्योंकि सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा हवा में रहती है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, उनके आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो नेशनल गेम्स को यहाँ तो डायरेक्ट पूछ लेगा नेशनल गेम्स को, ठीक है, नेशनल गेम्स के बारे में बताइए, या फिर उत्तराखंड में जो खेल संस्कृति है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा, या उसमें हम लोग अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में पूछ लेगा। हाल फिलहाल में काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन यहाँ से निकले हैं अच्छे, वंदना कटारिया को आपने देखा, फिर उसके बाद आपने शटलर लक्ष्य सेन को देखा, इस बार उन्होंने सैयद मोदी कप जीता भी था। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है आपका 38 नेशनल गेम्स है। अगला है यूसीसी। यूसीसी आपको यहाँ तो देखने को मिलेगा निबंध में, निबंध में आपका यूसीसी आ जाएगा।
ठीक है। या फिर ये जो यूसीसी है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा सीधे आपके उत्तराखंड के जीएस वाले पोर्शन में। या तो जीएस वाले पोर्शन उत्तराखंड के भी मिल सकता है, या फिर जो आपका पॉलिटी का होने वाला है उसमें भी मिल सकता है। जो पॉलिटी का आपका जीएस होगा उसमें भी ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे देश में इसने यूसीसी ने तहलका मचाया हुआ है। यानी कि 26 जनवरी से लागू होने वाला है। फिर इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत बहस हुई है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। तो यूसीसी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के लिए। अगला, उत्तराखंड टूरिज्म। उत्तराखंड टूरिज्म को पढ़ लेना। हर बार एक क्वेश्चन उत्तराखंड से आता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से टूरिस्ट के ऊपर ही बेस्ड करती है। तो उत्तराखंड टूरिज्म कैसे काम कर रहा है, क्या है, कौन कौन सी नई योजनाएं उत्तराखंड टूरिज्म आई है, उनको देखना। हाल फिलहाल में उत्तराखंड ने एक नया निकाला है, वाइन टूरिज्म करके निकाला है। वाइन टूरिज्म का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी की वाइन यहाँ पे बनाई जाएगी, जिसका कोटद्वार में हाल फिलहाल में डिस्टिलरी जो लगी है वो आपकी कोटद्वार में लगी है। ऑपरेशन सद्भावना, जिसमें टेंट हाउस बनाए जा रहे हैं और उसके अंदर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब टेंट हाउस बनाकर लोगों को वहाँ पे रुकवाया जाएगा और एडवेंचर टूरिज्म का जो है उनको नज़ारा पेश किया जाएगा। नक्षत्र सभा हाल फिलहाल में हुआ था, इससे क्वेश्चन आया भी था आपका, मेरे ख्याल में ये आपका आया था कनिष्ठ सहायक में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बट यहाँ पर जो है आपका या तो नक्षत्र सभा से ही पूछा जाएगा नक्षत्र सभा क्या है, या फिर उत्तराखंड टूरिज्म से पूछा जाएगा कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, या हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड टूरिज्म है उसको कैसे ग्रो किया जा सकता है, उत्तराखंड टूरिज्म जो है उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड टूरिज्म, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे क्वेश्चन आना ही है 110%। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके हो गए। इन 3 प्रश्नों के आने की प्रायिकता बहुत ही अधिक है। वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस हुई थी, 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस जो है ये आपकी देहरादून में हुई थी। तो इस कारण से जो आपका आयुर्वेदा वाला पोर्शन है उत्तराखंड का, ठीक, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना कि यहाँ पे जो आयुर्वेदा है उसके बारे में हाल फिलहाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे आयुर्वेद नीति भी उत्तराखंड ने अपने इंट्रोड्यूस की है हाल फिलहाल में। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आयुर्वेदिक नीति जो आई है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। उसके अलावा आयुर्वेद कांग्रेस जो हुई थी ये हुई थी, तो इस कारण से बहुत ही ज़्यादा आपका हाईलाइटेड है। यानी कि आयुर्वेदा उत्तराखंड में आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार जो है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा। योगा पॉलिसी भी उत्तराखंड की आने वाली है, अभी आई नहीं है, तो अभी शायद ड्राफ्टिंग स्टेज में ही है। इसको उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट आप डाल सकते हो कि भाई योगा जो है ये भी उत्तराखंड ला रहा है, अपनी योगा नीति भी लेकर आ रहा है। तो आयुर्वेदिक भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक पॉलिसी कैसे है, क्या नहीं है, अच्छे से पढ़कर जाना। एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर ये आ सकता है, इसको थोड़ा देख लेना। कुंजापुर बहादुर क्रांति, ये मैंने भी पहली बार ही सुना जब हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी ने इसके वीरों को क्या किया था, इसके वीरों को श्रद्धांजलि दी थी, तब मैंने भी इसका नाम पहली बार सुना, अदरवाइज बुक्स में था नहीं। कुंजापुर बहादुर क्रांति, जो मुख्यमंत्री हैं वो गए थे मेरठ, शायद मेरठ में ये हुई थी, या कहाँ हुई थी, रुड़की में हुई थी, मेरठ में हुई थी, कहीं हुई थी। और इसमें उत्तराखंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, रुड़की में शायद हुई थी, उत्तराखंड के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसको एक बार देख लेना, कुंजापुर बहादुर क्रांति क्या है। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, पिछली बार जैसे कालू मेहरा का हुआ था उस बार हो सकता है ये आपको दिया जाए। विंटर चारधाम यात्रा, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि अब चारधाम यात्रा जो है 12 महीने में होगी। तो विंटर चारधाम यात्रा है तो डायरेक्ट पूछ लेगा, या जैसे ही टूरिज्म वाला आपका क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपका विंटर चारधाम यात्रा आप डाल सकते हो, अपनी तरफ से लिख सकते हो। तो ये 5-6 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं करंट के। इसके अलावा उत्तराखंड फिल्म नीति 2024, पिछली बार स्पोर्ट्स नीति आई थी तो वो क्वेश्चन बना था, लोअर अपर सब जगह पूछा गया था। इस बार 2024 में आपकी फिल्म नीति आई है, जिसमें कहा गया है कि कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी फिल्म बनाओगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को सब्सिडी दी जाएगी 2024। उसके अलावा जो आपका अन्य भाषाएं हैं उनमें शायद ज़्यादा सब्सिडी है, कुछ ऐसा है 50% सब्सिडी है, कुछ इस तरह की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो उसको आप देख लीजिएगा, उत्तराखंड फिल्म नीति वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भू कानून से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि भू कानून एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सरकार खुद अपने कदम पीछे खींच रही है। तो सरकार की संस्था को एग्जाम कराएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आएगा कि भू कानून क्या है नहीं है। बट ये पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बाहर के लोग काफ़ी आ रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ के पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, आदि आदि ये पूछा जा सकता है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नैनीताल में, अल्मोड़ा में और पौड़ी या कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर बाहर के लोगों ने बहुत सारी ज़मीन खरीदी है, उन लोगों की ज़मीन को गवर्नमेंट ने कहा कि इनकी ज़मीन का एक बार निरीक्षण किया जाए, क्या ये ज़मीन इन्हें सही खरीदी कि नहीं खरीदी, उसके बारे में भी था। तो भू कानून से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। मानसखंड कॉरिडोर, मानसखंड एक्सप्रेस भी चली है, मानसखंड कॉरिडोर भी था, भारत गौरव एक्सप्रेस ये भी आपकी चली है, तमिलनाडु से चलती है भारत गौरव एक्सप्रेस।
तो यहाँ पे मानसखंड कॉरिडोर जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसखंड कॉरिडोर को पिछली बार आपको पता है इसको 26 जनवरी में बहुत वो मिला था, पहला नंबर मिला था। उसके बाद मानसखंड के नाम पे बहुत पैसा भी उत्तराखंड में आया है। मुख्यमंत्री ने 3-4 बार जो है मानसखंड में इसमें पहुंचे भी हैं, यानी कि जो आपका जागेश्वर धाम था वहाँ पे पहुंचे भी हैं। तो मानसखंड कॉरिडोर का बहुत बज़ है, इसी वजह से इसमें महाराष्ट्र से एक एक्सप्रेस भी चली थी, मानसखंड एक्सप्रेस। तो इसलिए मानसखंड कॉरिडोर को एक बार पढ़ लेना, देख लेना थोड़ा बहुत कि मानसखंड कॉरिडोर क्या है। सीधा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे पर्यटन में इसको आप डाल सकते हो। वन अग्नि आपको पता है, बिनसर अभ्यारण्य में करीब 3 लोग या 4 लोगों की मौत हुई थी, कई दिन तक जंगल जलते रहे थे, और ये हर डिस्ट्रिक्ट की बात है, मतलब एक ही नहीं, वो तो अल्मोड़ा में हुआ था, उसके अलावा पौड़ी में, टिहरी में, कहीं भी आप जाओ तो जंगल की आग उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। तो इस कारण से इससे प्रश्न आ सकते हैं, इसको आप करंट मान लो, इसको आप डिजास्टर मान लो, इसको इकोनॉमी से मान लो, किसी में भी मान लो, बट ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना बनती है। नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, याद कर लिए होंगे सारे के सारे, पढ़ लेना अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। इंडेक्स को भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि उत्तराखंड की इस बार इसमें पहली रैंक आई है, तो ये इंडेक्स कैसे होती है, क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना। नजूल भूमि और अतिक्रमण, नजूल भूमि कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया नजूल भूमि, ये जो आपका हल्द्वानी वाला केस हुआ था, हल्द्वानी में जो राइट्स हुए थे वहाँ पे नजूल भूमि में अतिक्रमण कर दिया गया था। नजूल भूमि सरकारी भूमि होती है और उस पर अतिक्रमण कर दिया गया था। तो नजूल भूमि क्या होती है, थोड़ा सा हल्द्वानी वाले केस को समझ लेना। डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि दंगा हो गया हल्द्वानी में, किसकी गलती थी, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये कह सकता है कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं, उसमें क्या हुआ था या किस तरह की चीज़ें हुई थी उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, जैसे नजूल भूमि क्या होती है, भूमि अतिक्रमण क्या होता है, लैंड लॉ से रिलेटेड उत्तराखंड के नियम क्या है, आदि आदि। ग्लेशियरों से संबंधित देखिएगा, ग्लेशियरों से संबंधित तालाब भी बन रहे हैं उत्तराखंड में, नदी भी बन रही है, केंद्र सरकार ने इस पर चिंता जताई है। एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसने उत्तराखंड को बहुत डांटा है इस पर कि भाई आप अपने यहाँ देखो, आपके यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, ठीक है। मानव पशु संघर्ष बहुत ज़्यादा देखा गया है पिछले दिनों में, मानव पशु संघर्ष, जिसमें बहुत सारे मानव और पशु जो हैं आपस में उलझ गए थे, और उसके बाद बहुत सारे मानवों की भी मौत हुई, पशु की मौत हुई। रामनगर वाले, जिम कॉर्बेट वाले रीजन पे, राजा जी वाले रीजन में हम लोगों ने ये बात देखी थी। इसके अलावा उत्तराखंड टूरिज्म नीति देख लेना, ठीक है, पिछली बार आ चुका है प्रश्न, आने की संभावना कम है, एक ही चीज़ को 2 बार तो नहीं पूछेगा, बट उत्तराखंड टूरिज्म नीति के अगर पॉइंट आपको पता होंगे कि भाई 10 पॉइंट आपको पता है इसके, तो कोई भी टूरिज्म से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डाल सकते हो। तो उत्तराखंड टूरिज्म नीति को पढ़कर ही जाना। हेम प्रहरी योजना आप देखोगे तो आपके सिलेबस में एक दिया है कि जो पुराने लोग जो सेना वेना में थे उनको दोबारा से बसाने के लिए योजनाएं लाई जा रही है, तो उसी में से एक योजना हिम प्रहरी है। देख लेना क्या योजना है क्या नहीं है, मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट होगा हिम प्रहरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है हिम प्रहरी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इतिहास, पॉलिटी और करंट में से पॉलिटी और इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। पहला टॉपिक है चंद और पंवार। पिछली बार पूछा है कतियूर आपसे, पिछली बार क्या पूछा था, कतियूर पूछा था कि जो कतियूर शासन था उसका क्या हुआ जब ब्रह्मदेव मर गया था, तो उसके बाद कत्यूरी, लिखने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, जब ब्रह्मदेव मर गया था तो उसके बाद जो कत्यूरी थे वो कहाँ चले गए और क्या रहा उनका, आपको पता है। फिर वो 14वीं-15वीं शताब्दी तो रहे थे, फिर बाज बहादुर चंद था, तिरु रौतेली का जन्म हुआ, बाज बहादुर चंद जो था इसने उनको खत्म किया था, आदि आदि वो सारी चीज़ें थी। तो इस बार मुझे लगता है कत्यूरों से क्वेश्चन ना पूछकर चंद या पंवार से प्रश्न आ सकता है। हमेशा प्रश्न क्या पूछा जाता था, प्रशासन और समाज, कोई ये पूछा जाता था, यानी कि समाज से रिलेटेड या प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है चंद या पंवार का। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। आने की संभावना पे तो मुझे मुश्किल लगता है कि इतना सरल क्वेश्चन पूछ देगा कि चंद राजाओं के प्रशासन के बारे में लिखो या पंवार राजाओं के प्रशासन के बारे में लिखो। इस टाइप के प्रश्न थोड़ा सा 2016 के आसपास तक पूछता था। आजकल मुझे लगता नहीं कि इतना हल्का क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि सभी बच्चे इसको पढ़कर ही जाते हैं। फिर भी पढ़कर जाना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना आम है कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं वो बात अलग है, बट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़कर जाना, ठीक है। इस क्वेश्चन को, प्रशासन और समाज को चंद और पंवार के अच्छे से पढ़ लेना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी ऑफ चंद एंड पंवार, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्यों लगता है इस बार कि कोई राजा ऐसे इंडिविजुअली ही पूछा जा सकता है। कोई राजा इंडिविजुअल का मतलब है, मान लो आपसे भारती चंद पूछ लिया, ठीक है, महीपत शाह पूछ लिया, इस प्रकार से, या फिर आपसे जो रिखोला लोधी है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया, या आपका कोई और जो वो है उसके बारे में पूछ लिया। जैसे अभी हम लोग जानते हैं माधो सिंह भंडारी पूछ लिया। माधो सिंह भंडारी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इस बार के लिए, तो माधो सिंह भंडारी को पढ़कर जाना, माधो सिंह भंडारी, ठीक है। पिछली बार के कालू मेहरा की तरह इस बार माधो सिंह भंडारी इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक। तो ये आप पढ़ कर जाना। तो इस प्रश्न को देख लेना, बहुत आने की उम्मीद नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कभी भी पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कोई स्पेसिफिक राजा पूछा जा सकता है इस बार के लिए।
कुड़िंद शासकों से संबंधित आप उनके केवल सिक्के पढ़कर जाना। 3 प्रकार के उनके सिक्के हैं, 3-4 प्रकार के। अमोघ भूति ने जारी किया था, अल्मोड़ा टाइप के, 74 प्रकार के आदि आदि। तो कुड़िंद शासक के सिक्के पढ़ लेना। अगर कहीं से डायग्राम मिलेगा तो डायग्राम याद कर लेना। मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन एक ये बनता है, तो इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की चित्रकला। उत्तराखंड की चित्रकला में आपके बहुत सारी चित्रकला हो जाती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2 तरह की चित्रकला है। एक चित्रकला है जो गढ़वाल पेंटिंग्स हुई थी दरबारों में पैदा। उसके अलावा आप देखते हैं कुमाऊं पेंटिंग्स भी आती है। कुमाऊं पेंटिंग्स में हम बहादुर चंद का एक चित्र देखते हैं, मोलाराम को हम लोग देखते हैं। तो 2 प्रकार की उत्तराखंड की चित्रकलाएं हैं। एक चित्रकला है जो रॉयल कोर्ट्स में पैदा हुई, एक चित्रकला है जो आम जनजीवन में आई। तो उत्तराखंड की चित्रकला को थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसके अलावा गुफा चित्रकला भी है। तो 3-4 प्रकार की चित्रकलाएं उत्तराखंड में मिलती हैं, उनको पढ़ लेना। चिपको आंदोलन से प्रश्न आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि 50 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले सालों में मैंने देखा कि लगभग हर परीक्षा में इसने चिपको आंदोलन पूछ लिया है। तो अब चिपको आंदोलन को पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है इसका इम्पैक्ट पूछ ले कि क्या इसका इम्पैक्ट हुआ था आदि आदि। गौरा देवी पिछली बार आ चुकी है, तो गौरा देवी के आने की संभावना थी, बट पिछली बार आ गई, तो मुझे लगता है कि रिपीट करेगा। चिपको आंदोलन से रिलेटेड कोई और है, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट है, ठीक, बहुगुणा जी हैं आदि आदि, इनको पढ़ लेना। तो मुझे लगता है उनसे प्रश्न आ सकता है। चिपको आंदोलन का इम्पैक्ट पूछ सकता है, क्योंकि चिपको आंदोलन आ चुका है, तो चिपको आंदोलन के आने की संभावना कम है, बट इस बार चर्चा में रहा था, तो क्या पता आ जाए। ब्रिटिश की राजस्व व्यवस्था को पढ़ लेना, इनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था, बस ये पढ़ लेना। बाकी जो भी प्रश्न आएगा वो आप कहाँ से कर लोगे, वो आप अपनी पुरानी नॉलेज से, प्री की नॉलेज से भी कर लोगे, अगर कोई छोटा मोटा प्रश्न पूछेगा। अदरवाइज इसकी राजस्व व्यवस्था को पढ़ लेना। जैसे इसके कमिश्नर हैं, जैसे रेमजे वेमजे है, उसको आप कर ही लोगे। 10 पॉइंट रेमजे के बारे में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, या बेटन के बारे में 10 पॉइंट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इनकी राजस्व व्यवस्था को देख लेना, रेवेन्यू नीति इनकी क्या थी। कुल्ली बेगार को पूछ सकता है, पिछली बार पाणीदा को पूछ लिया है, डोलापाल की पूछ लिया है, जितने आंदोलन थे लगभग सारे पूछ लिए। तो इस बार मुझे लगता है कुल्ली बेगार पूछ सकता है, ठीक। कुली बेगार इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। रामपुर तिराहा कांड और खटीमा कांड को पढ़ लेना। रामपुर तिराहा कांड जो था, हाल फिलहाल में इसमें कोर्ट में फैसला दिया था। कोर्ट ने, फैसला तो नहीं हुआ अभी, मतलब अंतिम फैसला नहीं हुआ, बट कोर्ट के बीच बीच में आते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है कि रामपुर तिराहा कांड जो था उसमें कोई गवाह था, उसकी मृत्यु हो गई या कुछ हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे अखबारों में आते रहते हैं। कोर्ट ने पिछली बार कहा भी था कि इसका न्याय बड़ी देरी से चल रहा है, इसमें बहुत सारे जो आयोग बैठे थे, सब कुछ हुआ था, बट अभी तक मिला नहीं। तो रामपुर तिराहा कांड और खटीमा कांड को देख लेना। उत्तराखंड के अखबारों का योगदान देख लेना है, तो ऐसे ही पढ़ लेना, एक सरसरी निगाह से आप लोग पढ़ लेना। जैसे ये BS नेगी से पढ़ोगे तब भी आपका हो जाए, क्योंकि BS नेगी में भी करीब 30-35 अखबार दिए। 30-35 अखबार का मतलब है कि आपका 3-4 पेज का तो हो ही जाएगा। उत्तराखंड की ऐतिहासिक साइट्स, कौन कौन सी साइट्स यहाँ पे ऐतिहासिक हैं, जैसे लाखो डियारा आदि आदि, ठीक है। ये सबको आप लोग देख लेना हल्का हल्का। मतलब ये केवल BS नेगी के लेवल का पढ़ोगे, परीक्षावाणी के लेवल का पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, बहुत डीप मत घुसना। नमक आंदोलन, ये एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इस बार के लिए ये लग रहा है। पिछली बार आपका पूछा था 1942 में उत्तराखंड के लोगों का योगदान पूछा था। इस बार जो है मुझे लगता है वो नमक आंदोलन में पूछ सकता है। नमक आंदोलन में उत्तराखंड के लोगों का योगदान, और मेनली जो महिलाएं थी, महिलाओं का योगदान, और साथ ही साथ आपका तिलाड़ी कांड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना, नमक आंदोलन को। इसके अलावा गोरखाओं से क्या पूछ सकता है, गोरखाओं की संस्कृति के बारे में पूछ सकता है कि गोरखा किस प्रकार के लोग थे, इनकी धार्मिक नीति क्या थी, ETC। तो गोरखा से के लिए क्वेश्चन बन सकता है संस्कृति से रिलेटेड। इगास इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इंपॉर्टेंट था, पूछा नहीं गया, बट इस बार भी ये आ सकता है। इगास आ सकता है, चौफुला नृत्य आ सकता है, जनजाति में मेरे ख्याल में भुटिया जनजाति आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा वीर गीत कौन कौन से होते हैं उत्तराखंड के, उन वीर गीत और वीर डांस को आप लोग देख लेना। वीर नृत्य और वीर गीत कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियतों में मेरे ख्याल में इस बार हरगोविंद पंत आ सकते हैं, भद्रत पांडे आ सकते हैं, विष्णु देवी शाह आ सकती हैं, कुंती वर्मा आ सकती हैं, वीर चंद सिंह गढ़वाली आ सकते हैं। तो इन 5 लोगों को आप देख लेना। वित्त आयोग, उत्तराखंड के वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेना। स्टेट का जो वित्त आयोग है कैसे काम करता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। पंचायत ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेना, जिसमें अपनी सरकार है। उत्तराखंड ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है अपनी सरकार। अपन सरकार पोर्टल क्या है आदि आदि। प्रयाग पोर्टल जो है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लाया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा इस बार उत्तराखंड में, मेरे ख्याल में ये पॉलिटी वाले पोर्शन में, ई गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है। ई गवर्नेंस क्या होती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। तो अपनी सरकार आया है, प्रयाग पोर्टल आया है, पंचायत में ई गवर्नेंस को लाने के लिए फाइबर नीति लाया है। उत्तराखंड बहुत सारे काम उत्तराखंड ने किए हैं, तो इसको देख लेना, इतने में आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें पॉलिटी वाला पोर्शन,
आप लक्ष्मीकांत उठाना, लक्ष्मीकांत में जितना भी स्टेट की पॉलिटी से रिलेटेड है, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उसकी कैबिनेट कैसे काम करती है, आदि आदि, पंचायती राज, ये सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ लेना, उन्हीं में से क्वेश्चन बनाएगा। क्योंकि पॉलिटी में कोई क्वेश्चन है ही नहीं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कि किसी भी राज्य में नहीं होता पॉलिटी में। अब ये तो पूछेगा नहीं कि भाई वो मंत्री जी का जीवन परिचय दीजिए, वो मुख्यमंत्री था उसका जीवन परिचय दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता है। ये कह सकता है कि आपका जो पहली कैबिनेट थी, दूसरी कैबिनेट थी, तीसरी कैबिनेट थी, उसके कुछ मंत्री के नाम पूछ ले, या उसमें मुख्यमंत्री कौन था वो पूछ ले, बट अलग से पॉलिटी में क्वेश्चन कुछ नहीं बनता। तो पॉलिटी में क्या करना है, केवल आप लक्ष्मीकांत में जाना है, जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसमें से स्टेट वाला पोर्शन पढ़ लेना, वहां से आपका फंस जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, यहाँ से यानी कि आपका जो पेपर 6 है, पेपर 6 में कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड की एमएसएमई पॉलिसी पढ़ लेना, पिछली बार आ चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए कि उत्तराखंड की एमएसएमई पॉलिसी क्या है। उत्तराखंड जीवन यापन सुधार योजना, मुख्यमंत्री धामी जी ने हाल फिलहाल में ये योजना लॉन्च की है। प्रवासियों का उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में योगदान, अभी हाल फिलहाल में डायस्पोरा से रिलेटेड जो है समिट हुई थी देहरादून में, बहुत सारे लोग आए थे, अमेरिका से सारे लोग आए थे। उन लोगों का कैसे योगदान हो सकता है, क्या योगदान है, आदि आदि, कुछ ऐसे बड़े लोग के नाम भी पढ़ लेना जो उत्तराखंड से गए, जिन्होंने बाहर थोड़ा नाम वाम कमाया, उनके नाम भी थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा नदियों की मृत्यु, यानी कि जो नदियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसमें सेरा की रिपोर्ट है, शायद सेरा या सारा ऐसी कुछ एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड की नदियां खत्म हो रही हैं। एनजीटी ने भी कहा कि उसमें क्या हो रहा है, एक तो उसमें गाद जम रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि आप पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों का कटान हो रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इस कारण से नदियाँ हैं और उसके कारण उनके चारों तरफ निर्माण भी हो रहा है, तो इस कारण से नदियाँ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, मर रही हैं। तो नदियों की मृत्यु एंड डेथ ऑफ रिवर्स जो है उत्तराखंड में हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्या उसके प्रभाव पड़ सकते हैं, आदि आदि। हिमालय ग्लेशियर पिघलना, भूस्खलन और भूकंप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन ही सकता है। भूस्खलन से रिलेटेड अभी आगे बताऊंगा क्यों बन सकता है। भूकंप, हाल फिलहाल में उत्तराखंड में 3-4 भूकंप आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, छोटे छोटे भूकंप आए हैं। तो भूकंप तो उत्तराखंड में आते ही रहते हैं, और ये जो पूरा जोन है अपना हिमालयन जोन है, ये बहुत नया पहाड़ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके भूकंप आने के, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं लैंडस्लाइडिंग के, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, यंग नदियाँ हैं तो इस कारण से अपना रास्ता बदल लेती हैं, तो इसको पढ़ लेना। हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने के कारण उनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, बाद में क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये पढ़ लेना कि जो भूस्खलन है उत्तराखंड में वो कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ पे होता है, कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं हाल फिलहाल में या इतिहास में, वो पढ़ लेना। भूकंप से रिलेटेड पढ़ लेना। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना, एक नई योजना आई है गवर्नमेंट की, यानी कि नेशनल मिटिगेशन प्रोजेक्ट, नेशनल लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोजेक्ट आया है। इसमें उत्तराखंड को मेरे ख्याल में 150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, सबसे ज़्यादा किया है अमित शाह जी ने उत्तराखंड को किया है। तो इस कारण से राष्ट्रीय न्यूज़ में भी था कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड को दिया है, और उत्तराखंड से ज़्यादा 375 करोड़ के आसपास किसको दिया था, ये दिया था मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट को मिलाकर इतना दिया था, और उत्तराखंड को अकेले 150 करोड़ रुपया दिया है। तो इस कारण से थोड़ा सा चर्चाओं में था, इसलिए मेरे ख्याल में इस बार भूस्खलन विभाग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूस्खलन पढ़ के जाना। साइबर सुरक्षा, आपको पता है हाल फिलहाल में उत्तराखंड की जो साइट्स थी वो सारी की सारी क्या करती थी, हैक कर दी थी, करीब 10 दिन तक वो हैक रही। तो साइबर सुरक्षा, यानी कि आपने जो पीछे देखा था पॉलिटी वाला पोर्शन, वहां पे साइबर सिक्योरिटी इन उत्तराखंड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा की नीति क्या है, आदि आदि, उसको थोड़ा सा पढ़ के जाना। सौर स्वरोजगार योजना, ये मुख्यमंत्री जी ने हाल फिलहाल में लॉन्च की है। जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवन, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बागेश्वर में जहां पर बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती थी, वहां पर क्या है, वहां पर आपको मोर देखने को मिला था, जो कि उस ऊंचाई पर नहीं होता है। इसके अलावा हाथी जो था वो पहाड़ चढ़ने का प्रयास कर रहा है, यानी कि तराई क्षेत्र है वहां से भाबर की तरफ, और भाबर से भी थोड़ा थोड़ा पहाड़ की तरफ चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके साथ ही क्या हो रहा है, आपका जो आपका वाइल्ड लाइफ है वो भी चेंज हो रही है। आपके हिम तेंदुए मर रहे हैं, क्योंकि उनका फर जो होता है वो -20 तक सहन कर सकता है, बट अब उनको, आप -20 तक सहन कर सकता है, उनको 32-35 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हो तो उनका मरना तय है। तो इस कारण से ये एक है कि भाई जो आपका जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसका वाइल्ड लाइफ पर क्या असर पड़ता है। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं, इनको थोड़ा सा देख लेना। हाल फिलहाल में उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, क्योंकि इसमें माना जाता है, ये आज से नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, लगभग 1960 का मुद्दा है, कि यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, उसके बारे में देखना। कुछ जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार नहीं है, इस बार थोड़ा सा डिटेल पूछ सकता है। अगर यूपीएससी वाले पैटर्न में पूछेगा तो फिर और डिटेल पूछ सकता है। देख लीजिएगा उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनके इश्यूज हैं, आदि आदि देख लेना एक बार।
उत्तराखंड में बेरोजगारी, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड क्या था, आपने हाल फिलहाल में देखा था, एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ है, कौन से स्टेट में है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रोजगार है, यहाँ पर बेरोजगारी की दर सबसे कम है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जब भी ऐसे अचीवमेंट्स होते हैं उनको एग्जाम में देते ही हैं, यूकेपीएससी देता ही है। तो उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति को एक बार पढ़ लेना। उत्तराखंड में सेतु बना है, ठीक है, नीति आयोग की तरफ सेतु यहाँ पर को बना है, तो क्या है सेतु का यूज़ क्या है, आदि आदि, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, ये सब कुछ देख लेना आप लोग। उत्तराखंड में उद्योगों की क्या चुनौती है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्री लग रही है उस इंडस्ट्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। उत्तराखंड की वन संपदा के बारे में आईएसएफआर की नई रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में, अभी चर्चा में है आईएसएफआर की रिपोर्ट, तो आईएसएफआर की रिपोर्ट पढ़ कर जाना, ठीक है। उत्तराखंड पलायन आयोग, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी पढ़ लेना, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना। ओवरसीज प्लेसमेंट स्कीम 2023 ये निकाली है आपकी पुष्कर सिंह धामी जी ने। ये लास्ट के 5-6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक या दो आपकी पक्का आपको देखने को मिलेंगे। ओवरसीज प्लेसमेंट स्कीम 2023, यानी कि यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा के क्या होगा, विदेश भेजा जाएगा। हाल फिलहाल में आपने देखा कि कुछ लोगों को यहाँ से पहला बैच निकल भी गया मेरे ख्याल में नर्सिंग का, जो कि जापान की तरफ निकला है। उसके अलावा कनाडा के साथ एमओयू साइन किया गया है, अमेरिका के साथ किया गया है कि वहाँ पर हम लोग अपने लोगों को भेजेंगे, प्लेसमेंट दी जाएगी। तो ओवरसीज प्लेसमेंट स्कीम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट लिख देना, अदरवाइज क्या करोगे, बेरोजगारी वाले में डाल देना, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वाले में डाल देना, कहीं भी इसको पकड़कर डाल देना। उत्तराखंड आयुष पॉलिसी, मैंने आपसे कहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, समिट भी हुई है, अभी 10वीं समिट भी हुई थी आयुष की। उसके अलावा जो है बहुत सारा काम उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही है आयुष के क्षेत्र में, ठीक है, इसको पर्यटन बढ़ाने के लिए भी कर रही है, ताकि यहाँ पे क्या होगा, जो लोग आयुर्वेद से इलाज कराना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ का पर्यटन बढ़े। तो उत्तराखंड आयुष पॉलिसी 2023 इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, देख लेना। 18वां क्वेश्चन, उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2024 आई है, बिल्कुल नई नई ताज़ा ताज़ा है। तो सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2024 जो है, इसको एक बार पढ़ लेना कि क्या कहती है सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2024, क्या कह रही है, इसके मेन पॉइंट मतलब। जब मैं पढ़ लेना कहता हूँ तो पढ़ लेने का मतलब ये नहीं होता कि इसका पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट निकाल के 150 पन्ने का वो आपने पढ़ लिया पूरी पॉलिसी ना। उसका क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसके पढ़ लेने की क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कहीं भी इसको डाल सकते हो, कहीं भी पकड़ के घुसा देना। उत्तराखंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योर प्रमोशन स्कीम 2024 आई है, इसकी हिंदी भी देख लेना आप लोग, हिंदी क्या है ना, इसका इंग्लिश मुझे मिला तो मैंने इंग्लिश में ही देखा, आप हिंदी भी देख सकते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योर प्रमोशन स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए योजना लाए हैं। इस योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देख लेना आप लोग। द पॉलिसी फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट एरियाज 2023, ये क्या पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देख लेना। 2023-2024 में जो पॉलिसीज आई हैं अभी, ठीक है, 2023-2024 में जो पॉलिसीज आई हैं सारी पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सीधे आएगी तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका टूरिज्म से रिलेटेड, यहाँ की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं भी आएंगे। तो ये सारे मटेरियल जब आप पढ़ लोगे, सारा मटेरियल थोड़ा थोड़ा 10-10 पॉइंट 8-8 पॉइंट अगर हर मटेरियल का पढ़ भी लोगे, तब भी आप ना 90% क्वेश्चन तो हल कर ही लोगे उत्तराखंड के, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकता है, बट दिमाग ये लगाना है कि मैंने पढ़ा है। अब मैंने जैसे मान लीजिए उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 पढ़ ली, तो दिमाग में ये होना चाहिए कि स्टार्टअप पॉलिसी 2023 पढ़ी तो है, सीधे पूछा भी नहीं, अब मैं कहाँ डाल सकता हूँ इसको, आप इसको हर जगह डाल सकते हो। अब कहाँ डाल सकते हो आप इसको, अगर बाई चांस पूछता है कि उत्तराखंड की जीडीपी को बढ़ाने के उपाय बताइए, तो वहाँ पे ये पॉलिसी डाली जा सकती है। दूसरा पूछता है कि उत्तराखंड में आप कैसे रोजगार को बढ़ाओगे, तो वहाँ पर आप इसको डाल सकते हो। तीसरा आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप इसको डाल दोगे। चौथा आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पलायन को कैसे रोका जा सकता है, तो वहाँ पर डाल दोगे। तो हर जगह पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा आपको ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो लिंक करना पड़ेगा। बट इतना आप देख लोगे, हल्का फुल्का इसको पढ़ लोगे, मतलब इतना जितना मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल पढ़ना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि अब जाहिर सी बात है 7 दिन 8 दिन बचे हैं तो उसमें डिटेल तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इसमें से जितने भी मैंने टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक में 10 लाइन 12 लाइन आप हर चीज़ की पढ़ सकते हो, और 10-12 लाइन आप पढ़ लोगे तो इसका मतलब है कि आप प्रश्न को अच्छे से कर जाओगे। क्योंकि अगर 10 लाइनें आपको एग्जाम में आती हैं तो आप इतने मास्टर बन गए हो कि उस 10 का 20 आप कर सकते हो ना। तो इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखना बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आती है, कहीं पर कोई परेशानी आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, और हम लोग उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।